विपक्ष यहाँ है ही नहीं। क्यों कूड़े कबाड़ को इकट्ठा कर रहे हैं खाम खाई? दफा करो उनको। वो बाकियों को तो कीड़े मकोड़े ही समझता है। भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना चाहिए। इंदिरा ऐसी गंगा है जिसमें धो लोगे हाथ वही पवित्र हो जाएगा। 71 में यही कहा गया था। ये लास्ट चुनाव है, फिर नहीं होने देगी। अरे ये तो परिवारों का गैंग है जो राज सत्ता पे कब्जा करने के लिए भटक रहे हैं। पब्लिक को अपने अंदर स्वाभिमान जगाना होगा। मैं इसका गुलाम क्यों बनूं? तो लोकसभा चुनाव 2024 करीब है और ऐसे में एक एक करके कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर्स थे वो बीजेपी और एनडीए की तरफ वापस आते जा रहे हैं। इसी बीच जो है इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में खबरें हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब इस पे जो है हम यहाँ कुछ लोगों से रिएक्शन जानेंगे और आपको बताएंगे क्या बीजेपी को, सबसे पहला सवाल हमारा होगा, बीजेपी को उन्हें लेना सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ऐसे भी माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो आसानी से जीत सकती है। फिर ऐसे में कुछ ऐसे लीडर्स जिनके ऊपर कई सारे दाग लगे हैं, इस तरीके से बीजेपी को उन्हें लेना सही होगा या नहीं। और दूसरा, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की भगदड़ क्यों मची है। जिस तरीके से कांग्रेस के कई सारे बड़े लीडर्स को हमने पिछले दिनों देखा है, कांग्रेस छोड़कर वापस से वो एनडीए की तरफ आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। इसी बीच जो सबसे ज्यादा इस वक्त जिस नाम की चर्चा हो रही है वो नाम है कमलनाथ का, जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा, किस तरीके से वो कांग्रेस को, एमपी कांग्रेस को तोड़कर एनडीए का पार्ट बनते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, बीजेपी को क्या इस तरीके से ऐसे लीडर्स को अपनी पार्टी में एक्सेप्ट करना, लेना, ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है या नुकसानदायक होगा? देखिए, ज्योतिर्मय में तो जो है ना वो फैमिली के कुछ लोग तो उसमें थे ही, और वो राइट मूवमेंट पे आ गया। उसको यूं नहीं कह सकते आप कि 2024 के चुनाव के लिए आया है। लेकिन कमलनाथ तो ऐसे टाइम में आया है जब उसने क्लियर कट राम मंदिर से देख लिया कि देश जो है ना वो उठ खड़ा हुआ है बीजेपी के साथ। तो वो उसको सबको पता लग गया कि देश तो अब जाग गया और एक तरफा हो जाएगी। तो उसने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लो भाई, उधर चलो। इस मामले में मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना चाहिए और उनको कोई ना कोई डेट 2-4 दिन की दे दे या 10 दिन की दे दे। भाई उस तक तो कोई आ गया तो आ गया, नहीं उसके बाद हम नहीं लेंगे। और क्यों दे दे, डेट भी ना दे। अब सवाल ये है कि प्रमोद कृष्णम, ये कौन स्वामी जी हैं, उनका ठीक से नाम है? प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है ना, वो काफी दिनों से सोच रहे थे कि भाई राम विरोध ना करो, ना करो, ना करो। तो ये जो परिवारवाद होता है ना जी, वो परिवार में किसी की सुनता नहीं। वो बाकियों को तो वैसे कीड़े मकोड़े ही समझता है कि ये तो हमारे नौकर, इनकी औकात कुछ नहीं। और वाकई उसके सोचने का एक कारण है, क्योंकि उसके पास वोट बैंक है। जो लोग हैं वो उनके हैं, क्योंकि लोगों में श्रद्धा है और श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं और गुलाम बन जाते हैं वो। तो इसलिए अगर उनमें रैशनल थिंकिंग अगर हो, मतलब विवेकपूर्ण देश में सोच होती, स्वाभिमान होता, विवेकपूर्ण सोच होती, फिर तो कोई खतरा नहीं था, फिर तो ठीक है बात। लेकिन अब जैसे ये सत्ता के लिए आते हुए दिखाई देते हैं ना, उससे मैसेज गलत जाएगा। मैं एक और बात कहता हूँ, बीजेपी का एमपी या एमएलए 50,000 वोट से जीते या 5,000 वोट से जीते या 5 लाख से जीते और या यहाँ 10,000 20,000 से जीते, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों कूड़े कबाड़ को इकट्ठा कर रहे हैं खाम खाई? दफा करो उनको। नहीं, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसी कौन सी समस्या है जो उनके पुराने लीडर्स रहे, जो बड़े बड़े लीडर्स रहे, वो इस पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सर ऐसा माना जाता है कि देश में एक मजबूत सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। लेकिन यह तो विपक्ष एक धीरे धीरे करके कमजोर होती दिखाई दे रही है। विपक्ष यहाँ है ही नहीं, कभी था ही नहीं। पक्ष में था वो, तब भी पक्ष में नहीं था। यहाँ गैंग है परिवारों के। आप गौर से देखो, जिसको आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं तो हैरान हूँ, कोई मीडिया नहीं समझ रहा। अरे ये तो परिवारों के गैंग है जो राज सत्ता पे कब्जा करने के लिए भटक रहे हैं। पब्लिक को अपने अंदर स्वाभिमान जगाना होगा। मैं इस परिवार का क्यों पीछे लग्गू बनूं? मैं इसका गुलाम क्यों बनूं? परिवारों के गैंग से क्या इनका मोह भंग हो गया है? अब इस वजह से ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब एनडीए का पार्ट बनते जा रहे हैं? नहीं, वो तो फिर गुलामी तो गुलामी रहेगी। उनको जिसको सत्ता के लिए सब कुछ करना है वो गुलाम है। वो पता है क्यों? वो हवा का रुख समझ गए हैं। 22 जनवरी को बिल्कुल पलटी मार दी है। क्यों? क्योंकि देश खड़ा हो गया जय श्री राम के नाम से, और देश ने ये सोच लिया कि एक हमारा राम मंदिर 75 साल तक नहीं बनने दिया इन गुंडों ने, जिनसे ये विपक्ष सरो ये बने फिरे। और ये सारे परिवार, जितने भी परिवार है ना, वो सारे के सारे राम मंदिर के खिलाफ, सारे हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं ताकि उनका कद्दूकस कर दिया जाए, ये जातियों में लड़े मरे और ये अपने आप ही गुलाम रहेंगे। इन्होंने जो विपक्ष का एक गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन, इंडिया डॉट गठबंधन जो
जो इनका था, ये गठबंधन के टूटने का कारण क्या मोदी लहर है या फिर राम लहर है? जो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसके बाद हम देखते एक एक करके एनडीए से ही छिटके हुए जितने भी दल थे वापस से एनडीए का पार्ट बनते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो नेता नहीं भी थे एनडीए का कभी हिस्सा, वो भी हम एनडीए को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या राम लहर है या मोदी लहर है सर? नहीं नहीं, राम लहर तो है ही, लेकिन मोदी लहर लुहुर की तो बात छोड़िए, मोदी लहर भी है। लेकिन अगर ये ना भी कोई होता, ना राम लहर होती ना मोदी लहर होती, तो भी जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन अब ये क्यों, मतलब ये टूट गया, आपने कहा ना इंडिया गठबंधन क्यों टूट गया, इनके अंदर ही टूटन थी। एक आदमी अपनी जाति को लेके खड़ा है, यूपी में मुलायम का बेटा मुलायम सिंह जैसे खड़े थे, उनका और ही तरह ड्रामा है। उनका ये है कि अहीर प्लस मुस्लिम और बैकवर्ड को कर दो सेट, बस फिर राज मिल जाएगा। उनकी जातियों की समीकरण है, और यही हाल वहाँ है बिहार में लालू जी का। ये जो जातियों का समीकरण है जिससे लोग बटे हुए हैं, कई कमियां जो है ना तो पॉलिटिकल पार्टियों की है, ना ही किसी और की है, ना प्रेस वालों की है। लेकिन प्रेस वालों की थोड़ी सी ये तो है, उनको जागरूक नहीं कर रहे। ये कमियां प्रेस वाले हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें कि इस देश में जातिवाद को मिटाना होगा, स्वाभिमान को लाना होगा। मेरा सवाल वापस से हम उस सवाल पे आते हैं। इस तरीके से दागी नेता को एनडीए में शामिल करना, इस तरीके से एनडीए का पार्ट बनाना, एनडीए के अंदर लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है क्या? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, ये नुकसान पहुंचाएगा उन लोगों के वोटों का जो पॉलिटिक्स को सिरे से जानते हैं और देश को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ऐसे लोग 1% हैं वोटर में से जो पलटेंगे, और 99% उधर पलटेंगे उनकी तरफ, कि जब इनका सर्वनाश हो ही रहे तो होने दो सत्यानाश। नहीं, विपक्ष हमेशा कहते रहता है सर, इनके पास ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जो दागी नेता इस जब एनडीए की तरफ आते हैं तो उनके सारे दाग धुल जाते हैं, और वैसे ही नेता को, वैसे ही लीडर्स को एनडीए अब एक बार फिर से अपने कुनबे में जोड़ने जा रही है। तो मेरा ये कहना है, ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा एनडीए को? नहीं नहीं, बैकफायर नहीं करेगा, बताऊं कैसे। यहाँ इंदिरा जी के टाइम में भी ये सारा यूं ही कहते थे कि इंदिरा ऐसी गंगा है जिसमें धो लोगे हाथ वही पवित्र हो जाएगा। ये सारी चीजें, आपको एक बात बताऊं, एक चीज है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये जो कह रहे हैं 2024 के लास्ट चुनाव हो गए अगर मोदी जीत गया, यही इंदिरा को कह रहे थे ये लास्ट चुनाव है। याद करो आप, 71 में यही कहा गया था, ये लास्ट चुनाव है, फिर नहीं होने देगी। इसने इसका सुप्रीम कोर्ट का भी कद्दूकस कर दिया था, हाई कोर्ट का कद्दूकस कर दिया था, इसका जिसने इसके खिलाफ 6 साल का इसको वारंट इशू किया था, 6 साल तक बाहर। लेकिन 3 वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जिनमें से जिसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था वो नहीं बना, तो तीनों ने इस्तीफा दे दिया था। वो ग्रोवर, हेगड़े और एक और था कोई, तो तीनों ने इस्तीफा दे दिया। ये सारी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो इंदिरा जी के जमाने में हो रहा था वो अब मोदी के जमाने में हो रहा है। अब ऊंट दूसरी करवट बदल गया है। इंडिया गठबंधन में सारे के सारे एक अंदर से यूं और मुक्का एक दूसरे के खिलाफ बज रहे। मैंने यहीं आके एक बात कही थी कि अगर बीजेपी इस इंडिया गठबंधन के बारे में कोई शब्द ना बोल लेना 10 दिन, ये 10 दिन में टूट टाट के पार हो जाएगा। उसके बोलों के खिलाफ वो जुड़ते रहेंगे। ये जोड़ ये रही है। और एक और मुझे इनकी बात अच्छी लगती भारतीय जनता पार्टी की, कि मान लीजिए कोई भी बकवास कर देते हैं, अनर्गल बकवास कर देते हैं, अनर्गल, ये राहुल एंड कंपनी और ये जितने परिवारवाद के पुर्जे, उनको कहते हैं माफी मांगे। माफी क्यों मांगे? अरे तुम्हें क्या जरूरत है माफी मांगने से? फिर उनका पाप धुल जाएगा क्या? खड़ा रहे वो सारा सेंटेंस पब्लिक के माथे पे खड़ा रहे, माफी लगने से तो पोछा लग जाएगा उस पे। सर, इस आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को कितनी सीटें आप मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको? और मोदी जी का जिस तरीके से नारा था, आपकी बार भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, क्या आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है इस बार? 400 पार करेगी, 370 भी पार करेगी। लेकिन मैं कहता हूं अब इनको जो है ना किल्ली लगा देनी चाहिए भाई, और नहीं, दरवाजा बंद। भारतीय जनता पार्टी में कोई कांग्रेसी और नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अब दरवाजा बंद। मतलब कांग्रेसी क्या है? नेहरू परिवार के गुलाम। नेहरू परिवार और उसकी खरपतवार वो साइड इफेक्ट है ये सारे। जिस तरह से नेहरू परिवार ने एक परिवार का राज चलाने की कोशिश करी, वैसे इंडिया गठबंधन में सारे यूं के यूं हैं। एक दो जने नहीं है, एक तो वो ममता बनर्जी और एक केजरीवाल, और दोनों अपने जिद के पक्के हैं और उल्टी कुल्हाड़ी से चला रहे हैं। काटेंगे हम काटेंगे। उल्टी कुल्हाड़ी कैसे कटेगी? कटेगी नहीं, और ज्यादा पक्का। तो यहाँ पे आपने सुना किस तरीके से इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखा और हमें बताया कि ये जो है अब जो है बीजेपी को और एनडीए को अपना दरवाजा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो जो है 370 पार और 400 पार पूरा होता हुआ इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। तो अब एनडीए को जरूरत नहीं है कि उन कांग्रेस के नेताओं को जो गांधी नेहरू की विचारधारा से प्रभावित रहे, उन्हें अपने कुनबे का हिस्सा बनाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।